कूका आंदोलन। कूका आंदोलन की स्थापना 1840 में भगत जवाहर ने की थी। पश्चिमी पंजाब में मल, जिसे सियान साहब भी कहा जाता है। उनके बाद आंदोलन के एक प्रमुख नेता बाबा राम सिंह थे। उन्होंने नामधारी सिख संप्रदाय की स्थापना की। अंग्रेजों के पंजाब पर कब्जा करने के बाद आंदोलन एक धार्मिक शुद्धिकरण अभियान से एक राजनीतिक अभियान में बदल गया। इसके मूल सिद्धांत सिखों के बीच जाति और इसी तरह के भेदभाव का उन्मूलन, मांस और शराब और नशीली दवाओं के सेवन को हतोत्साहित करना, अंतर्विवाह की अनुमति, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं को एकांत से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करना था। राजनीतिक पक्ष पर कूका अंग्रेजों को हटाना चाहते थे और पंजाब पर सिख शासन बहाल करना चाहते थे। उन्होंने हाथ से बुने हुए कपड़े पहनने और अंग्रेजी कानूनों और शिक्षा और उत्पादों के बहिष्कार की वकालत की। इसलिए स्वदेशी और असहयोग की अवधारणाओं को कूकाओं द्वारा प्रचारित किया गया था, इससे पहले कि वे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गए। जैसे जैसे इस आंदोलन को लोकप्रियता मिली, अंग्रेजों ने 1863 और 1872 के बीच की अवधि में इसे कुचलने के लिए कई कदम उठाए। 1872 में राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया। धार्मिक विचारों के साथ किसान आंदोलन। किसान विद्रोह बेदखली, भूमि के किराए में वृद्धि और साहूकारों के लालची तरीकों के खिलाफ विरोध थे, और उनका उद्देश्य अन्य बातों के अलावा किसानों के लिए अधिभोग अधिकार था। वे स्वयं किसानों के विद्रोह और विद्रोह थे, हालांकि कई मामलों में उनका नेतृत्व स्थानीय नेताओं ने किया था। भारत में 1857 के विद्रोह के फैलने तक और उसके तत्काल बाद में किसान आंदोलनों का विवरण नीचे दिया गया है। नारकेलबेरिया विद्रोह मीर निथा अली 1782-1831 या टीटू मीर ने पश्चिम बंगाल में मुस्लिम किराएदारों को जमींदारों के खिलाफ उठने के लिए प्रेरित किया, मुख्य रूप से हिंदू, जिन्होंने फराजियों और ब्रिटिश नील बागान मालिकों पर दाड़ी कर लगाया था। अक्सर अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र किसान विद्रोह माना जाता है। इस विद्रोह ने जल्द ही एक धार्मिक रंग ले लिया। विद्रोह बाद में वहाबी आंदोलन में विलीन हो गया। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक समूह जो मुख्य रूप से मयमनसिंह जिले, पहले बंगाल में के हाजोंग और गारो जनजातियों का गठन करता है, की स्थापना करम शाह ने की थी। लेकिन आदिवासी किसानों ने जमींदारों के उत्पीड़न से लड़ने के लिए खुद को करम शाह के बेटे टीपू के नेतृत्व में संगठित किया। 1825 से 1835 तक पागलपंथियों ने एक निश्चित सीमा से अधिक लगान देने से इनकार कर दिया और जमींदारों के घरों पर हमला कर दिया। सरकार ने इन किसानों की रक्षा के लिए एक समान व्यवस्था की शुरुआत की, लेकिन आंदोलन को हिंसक रूप से दबा दिया गया। फराजी विद्रोह। फराजी पूर्वी बंगाल में फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा स्थापित एक मुस्लिम संप्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने कट्टरपंथी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों की वकालत की। शरीयतुल्लाह और बेटे मुहसिनुद्दीन अहमद, जिन्हें दुदू मियां 1819-62 के नाम से जाना जाता है, ने अपने अनुयायियों को बंगाल से अंग्रेजी घुसपैठियों को बाहर निकालने के उद्देश्य से संगठित किया। संप्रदाय ने जमींदारों के खिलाफ काश्तकारों के कारण का भी समर्थन किया। फराजी अशांति 1838 से 1857 तक जारी रही। अधिकांश फराजी वहाबी रैंकों में शामिल हो गए। मोपला विद्रोह। राजस्व की मांग में वृद्धि और क्षेत्र के आकार में कमी के साथ साथ अधिकारियों के उत्पीड़न के परिणामस्वरूप मालाबार के मोपलाओं में व्यापक किसान अशांति हुई। 1836 और 1854 के बीच 22 विद्रोह हुए, हालांकि कोई भी सफल साबित नहीं हुआ। दूसरा मोपला विद्रोह कांग्रेस और खिलाफत समर्थकों द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान मोपलाओं के संगठित होने के बाद हुआ, लेकिन हिंदू मुस्लिम मतभेदों ने कांग्रेस और मोपलाओं को एक दूसरे से दूर कर दिया। 1921 तक
मोप्लानों को वश में कर लिया गया था। कोष्टक 1857 के विद्रोह में किसानों की भूमिका 1857 के विद्रोह से प्रभावित कुछ क्षेत्रों में ही किसानों की भागीदारी सक्रिय थी, मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा किसान विद्रोह के बाद विदेशी शासन के खिलाफ लड़ने के लिए कई जगहों पर स्थानीय सामंती नेताओं के साथ एकजुट हुए। जमींदारों का समर्थन हासिल करने के ब्रिटिश सरकार के फैसले से किसानों की दुर्दशा और खराब हो गई। किसानों की उपेक्षा करते हुए वर्ग अधिभोगी किसानों के हितों का नुकसान हुआ। उदाहरण के लिए अवध में तालुकदारों को भूमि बहाल कर दी गई और उन्हें राजस्व और अन्य अधिकार भी दिए गए, और किसान 1859 बंगाल किराया अधिनियम के प्रावधानों का लाभ नहीं उठा सके। 1857 के विद्रोह में भाग लेने की सजा के रूप में किसानों को कुछ क्षेत्रों में एक अतिरिक्त उपकर का भुगतान करना पड़ा। जनजातीय विद्रोह ब्रिटिश शासन के अधीन जनजातीय आंदोलन सभी आंदोलनों में सबसे लगातार, उग्रवादी और हिंसक थे। मुख्य भूमि के लिए विभिन्न कारण और उत्तर पूर्वी जनजातीय विद्रोह जनजातीय आंदोलनों का बेहतर विश्लेषण किया जा सकता है यदि उन्हें मुख्य भूमि जनजातीय विद्रोहों और सीमांत जनजातीय विद्रोहों में वर्गीकृत किया जाए, जो मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी भाग में केंद्रित हैं। मुख्य भूमि के आदिवासी विद्रोहों को द्वारा शुरू किया गया था। कारकों की संख्या जनजातीय भूमि या वनों से संबंधित एक महत्वपूर्ण कारक। अंग्रेजों की भूमि बस्तियों ने संयुक्त को प्रभावित किया। आदिवासियों के बीच स्वामित्व परंपरा और उन्हें बाधित किया। सामाजिक ताना बाना चूंकि कंपनी सरकार द्वारा कृषि को एक व्यवस्थित रूप में विस्तारित किया गया था, आदिवासियों ने अपनी भूमि खो दी थी और इन क्षेत्रों में गैर आदिवासियों की आमद थी। वनों में स्थानांतरित खेती पर अंकुश लगाया गया और इससे आदिवासियों की समस्याएं और बढ़ गईं। सरकार ने आरक्षित वनों की स्थापना और लकड़ी के उपयोग और चराई को प्रतिबंधित करके वन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। यह शिपिंग और रेलवे के लिए लकड़ी की कंपनी की बढ़ती मांग का परिणाम था। पुलिस, व्यापारियों और साहूकारों, उनमें से अधिकांश बाहरी, द्वारा शोषण ने आदिवासियों के कष्टों को और बढ़ा दिया। कुछ सामान्य कानूनों को उनके दखल देने वाले स्वभाव के लिए भी घृणा थी, क्योंकि आदिवासियों के अपने रीति रिवाज और परंपराएं थीं। उपनिवेशवाद के विस्तार के साथ ईसाई मिशनरी इन क्षेत्रों में आए और उनके प्रयासों ने आदिवासियों के पारंपरिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया। विदेशी शासन के प्रतिनिधि के रूप में माने जाने वाले आदिवासियों द्वारा नाराज थे। उत्तर पूर्वी जनजातियों के आंदोलन सीमांत गैर सीमांत जनजातीय विद्रोहों से भिन्न थे कुछ पहलुओं में। एक बात तो यह है कि जिन जनजातियों ने सीमा पार के देशों के साथ आदिवासी और सांस्कृतिक संबंध साझा किए थे, वे खुद को राष्ट्रवादी संघर्ष से ज्यादा सरोकार नहीं रखते थे। उनके विद्रोह अक्सर भारतीय संघ के भीतर राजनीतिक स्वायत्तता या पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थे। दूसरे, ये आंदोलन वन आधारित या कृषि विद्रोह नहीं थे, क्योंकि ये आदिवासी आमतौर पर भूमि और वन क्षेत्र के नियंत्रण में थे। अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में गैर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों की तुलना में बहुत बाद में प्रवेश किया। तीसरा, अंग्रेजों के अधीन सीमांत जनजातीय विद्रोह गैर सीमांत जनजातीय आंदोलनों की तुलना में लंबे समय तक जारी रहे। संस्कृतिकरण आंदोलन सीमावर्ती आदिवासियों के बीच भी फैल गया। नव वैष्णव ब्राह्मणों के कदाचार की निंदा करने के लिए चच और महाराजा के शासन 1891 और 1941 के बीच के दौरान मेतइयों ने एक आंदोलन का आयोजन किया। औपनिवेशिक काल में उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में संस्कृतिकरण आंदोलन लगभग पूरी तरह से अनुपस्थित थे। जनजातीय विद्रोहों की विशेषताएं आदिवासियों की कुछ सामान्य विशेषताएं थीं, भले ही वे समय और स्थान में एक दूसरे से अलग हो गए हों। जनजातीय पहचान या जातीय संबंध एकजुटता के पीछे हैं।
इन समूहों द्वारा दिखाया गया है। हालांकि सभी बाहरी नहीं थे। दुश्मन के रूप में देखा जाता है गरीब जो अपने शारीरिक श्रम से जीते हैं, या पेशे और गांव में सामाजिक आर्थिक रूप से सहायक भूमिका निभाने वाले अकेले रह गए थे। हिंसा साहूकारों और व्यापारियों की ओर निर्देशित थी जिन्हें औपनिवेशिक सरकार के विस्तार के रूप में देखा जाता था। एक सामान्य कारण विदेशी सरकार द्वारा कानूनों को लागू करने के खिलाफ नाराजगी थी जिसे देखा गया था। आदिवासियों के पारंपरिक सामाजिक को नष्ट करने के प्रयास के रूप में। आर्थिक ढांचा। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नियमों के कारण भूमि और जंगल पर आदिवासी अधिकारों का क्षरण कई आदिवासी आंदोलनों के मूल में था। क्योंकि भूमि को निजी के रूप में देखा जाने लगा, संपत्ति और बाजार की ताकतें हावी हो गईं, जनजातियों से भूमि का बड़े पैमाने पर अलगाव हुआ क्योंकि गैर जनजाति लोगों ने धीरे धीरे भूमि पर कब्जा कर लिया। सड़कों और रेलवे से जुड़े जनजातीय क्षेत्रों के निर्माण के बाद यह विशेष रूप से ऐसा था। कई विद्रोहों का नेतृत्व मसीहा जैसी शख्सियतों ने किया था जिन्होंने अपने लोगों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित किया और जिन्होंने इसका विरोध किया। वादा करते हैं कि वे उनके द्वारा लाए गए कष्टों को समाप्त कर सकते हैं। परदेशी आदिवासी विद्रोहों को शुरू से ही बर्बाद कर दिया गया था। पुराने हथियारों को देखते हुए वे अपने विरोधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आधुनिक हथियारों और तकनीकों के खिलाफ लड़े थे। मुख्य भूमि के महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन। कुछ महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलनों की चर्चा नीचे की गई है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अधिकांश आदिवासी आंदोलन, यदि हम सीमावर्ती आदिवासी क्षेत्रों को छोड़ दें, तो मध्य भारत, पश्चिम मध्य क्षेत्र और दक्षिण में केंद्रित थे। छोटा नागपुर और संथाल परगना के आदिवासी, वह क्षेत्र जिसे अब झारखंड के नाम से जाना जाता है, का एक लंबा इतिहास रहा है। ब्रिटिश प्रशासन और उसके गैर के खिलाफ प्रतिरोध का। जागीरदार और जमींदार जैसे आदिवासी सहयोगी। द पहाड़ियास, राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले पहाड़ी लोगों को पहाड़िया कहा जाता था। वे वन उपज पर निर्वाह करते थे और स्थानांतरित खेती का अभ्यास करते थे। ये लोग पूरे क्षेत्र को अपनी भूमि मानते थे और बाहरी लोगों की घुसपैठ के प्रति शत्रु थे। अपने भौगोलिक अलगाव के कारण अंग्रेजों के आने से पहले पहाड़िया हमेशा अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते थे। चूंकि उनके निर्वाह के साधन पर्याप्त नहीं थे, विशेष रूप से अभाव के वर्षों में, पहाड़िया अक्सर बसे हुए किसानों के कब्जे वाले मैदानों पर छापा मारते थे। ये छापे बसे हुए समुदायों पर सत्ता का दावा करने के एक तरीके का भी प्रतीक थे। मैदानी इलाकों में जमींदार आमतौर पर शांति खरीदने के लिए पहाड़ियाओं को नियमित रूप से श्रद्धांजलि देते थे, जबकि व्यापारियों ने पहाड़ी प्रमुखों को उनके द्वारा नियंत्रित पास का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए भुगतान किया था। हालांकि 18वीं सदी के अंतिम दशकों में यह बल्कि भंगुर शांति वार्ता बिखर गई। सदी जब पूर्वी भारत में बसे हुए कृषि का विस्तार ब्रिटिशों द्वारा वन निकासी को प्रोत्साहित करने के साथ किया गया था। बसे हुए कृषि के विस्तार के साथ जंगलों और चरागाहों के तहत क्षेत्र कम हो गया, जिससे पहाड़ी लोगों और बसे हुए किसानों के बीच संघर्ष बढ़ गया। पहाड़िया अब बसे हुए गांवों पर अधिक बार छापेमारी करते थे। 1770 के दशक में अंग्रेजों ने पहाड़ियाओं पर क्रूर हमला किया, जिसका उद्देश्य उन्हें शिकार करना और उन्हें मारना था। राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में 1778 का पहाड़िया विद्रोह उल्लेखनीय है। 1780 के दशक में अंग्रेजों ने शांति की नीति शुरू की। पहाड़िया प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के बदले में एक वार्षिक भत्ता दिया जाता था कि उनके लोग खुद को ठीक से संचालित करते हैं। सभी पहाड़िया इस नीति को मानने को तैयार नहीं थे। उनमें से कुछ गहरे पहाड़ों में चले गए, शत्रुतापूर्ण ताकतों से दूर छिप गए और दीकू या बाहरी लोगों के खिलाफ युद्ध जारी रखा।
तिलका मंजनी के नेतृत्व में विद्रोह अंग्रेजों को संथाल परगना में तिलका मांझी या मांझी के नेतृत्व में बहुत विरोध और विद्रोह का सामना करना पड़ा। एक संथाल जिसका असली नाम जबरा पहाड़िया कहा जाता है। तिलका अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के खिलाफ थे। तिलका मांझी सुल्तानगंज के आसपास की पहाड़ियों में चले गए। गंगा के किनारे चल रही ईस्ट इंडिया कंपनी की नावों पर हमला करने और ब्रिटिश खजाने को लूटने के लिए नीचे आए। उन्हें गरीबों के साथ लूट साझा करने के लिए भी जाना जाता था। उन्होंने जिस गुरिल्ला युद्ध का आयोजन किया उसमें कई संथाल महिलाओं ने भी भाग लिया। तिलका मांझी और उनके अनुयायियों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच तराई क्षेत्र के जंगलों में कई मुठभेड़ हुई। कहा जाता है कि 1778 में पहाड़िया सरदारों के साथ एक संयुक्त मोर्चा बनाकर तिलका ने अंग्रेजों से रामगढ़ कैंप ले लिया था। 1784 में तिलका ने भागलपुर पर हमला करने के लिए अपने अनुयायियों का नेतृत्व किया। कहा जाता है कि तिलका ने राजमहल ऑगस्ट क्लीवलैंड के ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को गोली मार दी थी। अंग्रेजों ने मांझी और उनके अनुयायियों पर एक ठोस हमला किया। आखिरकार मांझी को पकड़ लिया और 1785 में उसे फांसी पर लटका दिया। मांझी को अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहले आदिवासी नेता माना जाता है। तिलका के नेतृत्व में विद्रोह का मुख्य कारण था राजस्व संग्रहकर्ताओं, पुलिस अधिकारियों और जमींदारों के एजेंटों द्वारा शोषण, जबरन वसूली और उत्पीड़न की नीति। इसके अलावा 1770 के सूखे ने इस क्षेत्र में भूखमरी का कारण बना और इसके परिणामस्वरूप विरोध प्रदर्शन किया, एक ऐसी स्थिति जिसके लिए अंग्रेजों ने अधिक दमन के साथ प्रतिक्रिया दी। जंगल महल विद्रोह या चुआरी विद्रोह। जंगल या जंगल महल छोटा नागपुर और बंगाल के मैदानी इलाकों के बीच स्थित एक अनिश्चित प्रशासनिक इकाई को दिया गया नाम है। बाद में इस क्षेत्र की पहचान बीरभूम, बांकुरा और मिदनापुर के कुछ परगनाओं से हुई। भूमिज की निरंतर अशांति के कारण इसे 1833 में पड़ोसी जिलों में विभाजित कर दिया गया था। जेसी झा के अनुसार चुवार मूल रूप से मुंडारी मुख्य स्टॉक से संबंधित भूमिज आदिवासी थे। छोटा नागपुर पठार से दूर जाने के बाद वे बड़ी संख्या में बंगाल के मिदनापुर, बांकुरा और पुरुलिया जिलों में बस गए। ये लोग मूल रूप से किसान और शिकारी थे। उनमें से कुछ स्थानीय जमींदारों के अधीन काम करते थे। मानभूम और बाराभूम में चुवार प्रमुख थे, विशेष रूप से बाराभूम और घाटशिला के बीच की पहाड़ियों में। वे एक प्रकार के सामंती कार्यकाल के तहत अपनी भूमि रखते थे, लेकिन अपने जंगल प्रमुखों या जमींदारों के कहने पर खेती से शिकार में बदलने के लिए हमेशा तैयार रहते हुए मिट्टी से दृढ़ता से जुड़े नहीं थे। ये जंगल के जमींदार चुआरों में से पाइक, गहरे की निगरानी करने वाले पहरेदार को किराए पर लेते थे। सरदारों को सरदारों के नाम से जाना जाता था। चुवार विद्रोह चरणों में हुआ, प्रत्येक की अपनी विशेषताओं, नेताओं और उपकेंद्र के साथ। पहला चुवार विद्रोह जंगल के जमींदारों के राजस्व में वृद्धि की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ। राजस्व जुटाना मुश्किल था क्योंकि जंगल क्षेत्र में बहुत कम उपज होती थी। इसके अलावा 1767 में मिदनापुर के ब्रिटिश निवासी को उनके मिट्टी के किलों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था, जिससे कुछ अर्निदर नाराज हो गए। In 1768, जगन्नाथ सिंह, द जमींदार ऑफ खतजीला और धालभूम के राजा, हजारों चुवार अनुयायियों के साथ हथियार उठाए। कंपनी सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1771 में चुवार सरदारों, धड़का के श्याम गंजन, कालियापाल के सुबाला सिंह और दुबराज ने विद्रोह कर दिया। इस बार हालांकि विद्रोह दबा दिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह 1798 में दुर्जन या दुर्जोल सिंह के अधीन था। ईस्ट इंडिया कंपनी स्थायी बंदोबस्त उनमें से एक है।
कि राजस्व और प्रशासनिक नीतियों के साथ साथ ग्रामीण बंगाल में लगाए गए पुलिस नियमों ने स्थानीय लोगों को काम पर रखने की व्यवस्था की। पेशेवर पुलिस द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के कारण पाइक बेईमानी हो गए। 1798 के चुवार विद्रोह में पीड़ित पाइक और साधारण चुआरों ने जंगल के जमींदारों से हाथ मिलाया। दुर्जन सिंह रायपुर के जमींदार थे, जहां से बंगाल विनियमों के संचालन के कारण उन्हें बेदखल कर दिया गया था। मई 1798 में उनके अनुयायियों 1500 चुआरों के एक निकाय रायपुर की संपत्ति की नीलामी को रोकने के लिए रायपुर में हिंसक गतिविधियों में शामिल थे। 1799 में अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को बेरहमी से दबा दिया गया था। चुअरों के अन्य नेता बारभूम के राजा के भाई माधव सिंह थे, जुरिया के जमींदार राजा मोहन सिंह और दुलमा के लक्ष्मण सिंह। विद्रोह में शामिल सभी लोग किसी न किसी तरह से जमीन से जुड़े थे, जमींदार, पाइक और साधारण चुवार। कोई कह सकता है कि जीवन के तरीकों का टकराव था। विद्रोही अब तक एक कृषि प्रधान समाज में एक बंद समुदाय में रह रहे थे। औपनिवेशिक ताकतों द्वारा उनकी भूमि में घुसपैठ ने उन्हें एक नई स्थिति के लिए उजागर किया, जिसने उनके जीवन के तरीके को बिगाड़ दिया। साथ ही वे बाहरी लोगों या गैर आदिवासियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ इतिहासकारों द्वारा चुवार शब्द को अपमानजनक माना जाता है, जो इसके बजाय इसे जंगल महल का विद्रोह कहते हैं। तामार विद्रोह। तामार छोटा नागपुर क्षेत्र में के आदिवासियों ने 1798 में भोलानाथ सहाय के नेतृत्व में विद्रोह किया। कुछ स्रोतों में उनका नाम भोलानाथ सिंह रखा गया है। विद्रोह अंग्रेजों द्वारा थोपी गई दोषपूर्ण और विदेशी व्यवस्था की प्रतिक्रिया में था। मुंडा आदिवासियों और उनके प्रमुखों ने भोलानाथ के साथ सेना में शामिल हो गए। विद्रोह ने दीकू के खिलाफ रोष व्यक्त किया। लेफ्टिनेंट कूपर के नेतृत्व में एक अभियान द्वारा विद्रोह को मजबूती से दबा दिया गया था। तामार के आदिवासियों द्वारा और भी कई विद्रोह किए गए। कोल विद्रोह 1831। अन्य जनजातियों के साथ कोल छोटा नागपुर के निवासी हैं। इसमें रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम के पश्चिमी हिस्से शामिल थे। 1831 में समस्या की शुरुआत कोल प्रमुखों से बाहरी लोगों जैसे हिंदू, सिख और मुस्लिम किसानों और साहूकारों को बड़े पैमाने पर भूमि के हस्तांतरण के साथ हुई, जो दमनकारी थे और भारी करों की मांग करते थे। इसके अलावा ब्रिटिश न्यायिक और राजस्व नीतियों ने कोलों की पारंपरिक सामाजिक स्थितियों को बुरी तरह प्रभावित किया। कोल ने इसका विरोध किया और 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोहियों ने लगभग 1000 बाहरी लोगों को मार डाला या जला दिया। बड़े पैमाने पर सैन्य अभियानों के बाद ही आदेश बहाल किया जा सका। हो और मुंडा विद्रोह 1820-37 प्रहार के राजा ने सिंहभूम, अब झारखंड में, के कब्जे के खिलाफ विद्रोह करने के लिए अपने हो आदिवासियों को संगठित किया। विद्रोह 1827 तक जारी रहा, जब हो आदिवासियों को मजबूर होना पड़ा। हालांकि बाद में 1831 में उन्होंने फिर से एक विद्रोह का आयोजन किया, जिसमें छोटा नागपुर के मुंडा शामिल हुए। नई शुरू की गई कृषि राजस्व नीति और बंगालियों के अपने क्षेत्र में प्रवेश के विरोध में। यद्यपि 1832 में विद्रोह को बुझा दिया गया था, हो ऑपरेशन 1837 तक जारी रहा। नहीं मुंडा लंबे समय तक चुप रहने वाले थे। संथाल विद्रोह 1833, 1855-56। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि संथाल 1770 के दशक के अंत में और 1780 के दशक के प्रारंभ में कटक, धालभूम, मानभूम, हजारीबाग और मिदनापुर के क्षेत्र से राजमहल क्षेत्र में चले गए। उन्होंने खानाबदोश जीवन छोड़ने और एक व्यवस्थित जीवन जीने की इच्छा दिखाई। वे जंगलों को साफ करने, जमीन की जुताई करने और फसल उगाने के लिए तैयार थे। यह ब्रिटिश हितों के अनुकूल था,
कंपनी भूमि से अधिक राजस्व और निर्यात के लिए अधिक फसल चाहती थी। इसलिए अंग्रेजों ने संथालों को राजमहल की तलहटी में बसने के लिए राजी कर लिया। लेकिन दोनों के बीच झगड़ा। 1857 के बाद के कुछ जनजातीय आंदोलन। यद्यपि यह अध्याय मूल रूप से 1857 के विद्रोह से पहले के विद्रोहों के बारे में है, यह नहीं भुलाया जा सकता है कि कुछ आदिवासी विद्रोह 1857 के बाद भी होते रहे। इनमें से कुछ की चर्चा नीचे की गई है। बोगटा राइजिंग, सरदारी लड़ाई या मुक्ति लड़ाई आंदोलन। छोटा नागपुर 1858 और 1895 के बीच इस आंदोलन का दृश्य था। इसका उद्देश्य जमींदारों को बाहर निकालकर आदिवासियों के जमीन पर पुराने अधिकार को फिर से हासिल करना था। विद्रोह के पहले चरणों में बढ़े हुए लगान, भूमि से बेदखली और जमींदारों द्वारा उत्पीड़न के कारण आदिवासी काश्तकार जमींदारों के खिलाफ उठ खड़े हुए। बाद में 1890 के दशक में सरदार आंदोलन सभी यूरोपीय लोगों के खिलाफ हो गया, क्योंकि उन पर जमींदारों के साथ मिलीभगत होने का संदेह था। आदिवासियों की समस्याओं के मूल में ब्रिटिश शासन को माना जाता था, इसलिए इसे समाप्त करना पड़ा। जब संवैधानिक तरीकों का बहुत कम परिणाम निकला, तो आदिवासियों ने अपने पारंपरिक हथियारों जैसे धनुष और तीर का उपयोग करके हिंसा करना शुरू कर दिया। लेकिन संघर्ष में संगठन और एक अच्छे नेता की कमी थी। बिरसा मुंडा विद्रोह 1890 के दशक में बिरसा मुंडा छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम और रांची जिलों के मुंडा जनजातियों के आंदोलन के प्रमुख के रूप में उभरा। उलगोलान ग्रेट टुमल्ट जैसा कि इस आंदोलन को कहा जाता था, और जिसका उद्देश्य मुंडा राज की स्थापना के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना था, 20वीं शताब्दी में चरणों में चला। अंग्रेजों के आने के साथ आदिवासियों के अपने सामाजिक रीति रिवाजों और भूमि के संबंध में पारंपरिक तरीके काफी प्रभावित हुए, क्योंकि ब्रिटिश नीतियों ने जमींदारों और किराएदारों के नए वर्गों के साथ जमींदारी व्यवस्था शुरू की। आदिवासियों को अब जमींदारों को लगान देने के लिए मजबूर होना पड़ा, और ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया गया। लगान अदा करने का मतलब सूदखोर साहूकारों और अंततः कर्ज पर निर्भरता बढ़ाना था। जमींदारों द्वारा उत्पीड़न का विरोध करते हुए जो आदिवासी भूमि पर कब्जा कर रहे थे और अक्सर उन्हें बेगार जबरन श्रम में धकेलते थे, क्रूर बल का उपयोग करने के अलावा मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के तहत विद्रोह कर दिया। इसका उद्देश्य धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था। अंग्रेजों द्वारा बिरसा की गिरफ्तारी और 2 साल की कैद की सजा ने विद्रोहियों को उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक दृढ़ कर दिया, जो अब हिंसा में बदल गया। दिसंबर 1899 में विद्रोह शुरू हो गया और इसका निर्देशन दीकुओं के खिलाफ किया गया, जिसमें ईसाई मिशनरियों के साथ साथ बहुत नफरत करने वाले जमींदार, ठेकेदार, पुलिस और सरकारी अधिकारी शामिल थे। अंग्रेजों की प्रतिक्रिया निर्मम दमन थी। 1900 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। गिरफ्तार किए गए कई विद्रोहियों को जेल में डाल दिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। इस प्रकार आंदोलन कमजोर हो गया था। बिरसा आंदोलन के बाद अधिकारियों ने महसूस किया कि आदिवासियों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। सरकार ने अनिवार्य बेगार प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया और 1903 का काश्तकारी अधिनियम पारित किया, जिसके तहत मुंडाओं की खुंटकट्टी प्रणाली को मान्यता दी गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में पारित किया गया था। बिरसा ने प्रसिद्धि प्राप्त की और उनका आंदोलन भविष्य में आदिवासियों के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा था। ताना भगत आंदोलन। एक युवक रांची के जात्रा उरांव ने अप्रैल 1914 में घोषणा की कि उन्हें एक राजा बनने के लिए दैवीय रूप से नियुक्त किया गया था और उनके राज्य में उनके अनुयायी ताना भगत होंगे।
ताना भगतों को सांसारिक संपत्ति जैसे कृषि उपकरण को त्यागने और आध्यात्मिक पूजा और बलिदान जैसे प्रथाओं को अस्वीकार करने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने उरांव समाज को फिर से व्यवस्थित करने की मांग की। झारखंड राज्य के आधिकारिक इतिहास में ताना भगत आंदोलन का प्रतिनिधित्व 1914 में जात्रा उरांव द्वारा शुरू किया गया था और बाद में 1919 में सिबू उरांव के नेतृत्व में किया गया था। यह झारखंड में बेगाड़ और अवैध तरीके से लगाए गए कृषि असंतोष का हिस्सा था। जमींदारों और मध्यस्थ काश्तकारों द्वारा लगान में वृद्धि, जिनके साथ औपनिवेशिक राज्य सहयोग करता था। उन्होंने साहूकारों के साथ साथ मिशनरियों का भी विरोध किया। गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से पहले ही ताना भगतों ने सत्याग्रह किया था। वे सिद्धू और कान्हू मुर्मू या बिरसा मुंडा के नेतृत्व वाले आंदोलनों से इस मायने में भिन्न थे कि वे मुख्य रूप से धार्मिक और अहिंसक थे। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान ताना भगत कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में शामिल हो गए थे। देवी आंदोलन शुरू में 1922-23 में दक्षिण गुजरात के आदिवासियों के बीच एक सामाजिक आंदोलन था। यह था इस धारणा से शुरू हुआ कि देवी सलाबाई आदिवासियों को मांस खाने और शराब पीने से परहेज करने और धोने और साफ रहने की आज्ञा दे रही थी। दिसंबर 1922 तक यह आंदोलन आदिवासियों के साथ साथ सूरत शहर में बसे क्षेत्र में फैल गया। इस आंदोलन ने जल्द ही उन वर्गों को निशाना बनाया जो आदिवासियों का शोषण करते थे, जैसे जमींदार और साहूकार, और जो शराब के व्यापार में थे। 1922 के अंत तक यह आंदोलन असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा बन गया। संथाल और पहाड़िया लंबे समय तक जारी रहे। इसे कुदाल और हल के बीच की लड़ाई कहा गया है। पहाड़ी लोगों का प्रतीक कुदाल जो खेती को स्थानांतरित करने में उपकरण का इस्तेमाल करता था, और संथालों के लिए खड़ा हल जो इसे बसे हुए कृषि के लिए इस्तेमाल करता था। अंग्रेजों ने दोनों के बीच एक समझौता किया। दामिन का गठन करके समूह 1832-33 में आइको। दामिन एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है स्कट या पहाड़ियों के बाहरी किनारे। तलहटी में भूमि का एक हिस्सा संथालों का घोषित किया गया था। उन्हें इसके भीतर हल के साथ कृषि करना और अभ्यास करना था। क्षेत्र और बसे हुए किसान बने। पहाड़िया व्यवहारिक रूप से उच्च पहाड़ी इलाकों में पीछे हटने के लिए मजबूर थे। समय के साथ संथालों ने पाया कि वे धीरे धीरे उस जमीन को खो रहे थे जिस पर उन्होंने काम किया था और खेती के तहत लाए थे। 1793 का स्थायी बंदोबस्त अधिनियम किसानों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। कंपनी सरकार द्वारा उनकी भूमि पर लगाए गए कर भारी थे और कर्ज चुकाने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते थे। लेकिन दीकू साहूकार ब्याज की बहुत अधिक दर वसूल की और जब ऋण चुकाया नहीं गया तो भूमि पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे जमींदार दामिन इलाकों पर अधिकार कर रहे थे। 1850 के दशक तक संथालों ने जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह करने की आवश्यकता महसूस की। विद्रोह जल्द ही ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य के खिलाफ एक आंदोलन में बदल गया। संथालों ने विद्रोह को हुल कहा, जिसका अर्थ है मुक्ति के लिए एक आंदोलन। सिद्धू और कान्हू मुर्मू, दो भाइयों के तहत संथालों ने कंपनी शासन को समाप्त करने की घोषणा की और भागलपुर और राजमहल के बीच के क्षेत्र को स्वायत्त घोषित किया। ऐसा कहा जाता है कि गुप्त संचार के रूप में सेल शाखाओं वाले दूतों को मुर्मू भाइयों द्वारा संथाल भूमि में समर्थन इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था। सिद्धू और कान्हू की बहनों फूलो और झानो मुर्मू ने विद्रोह में भाग लिया और कहा जाता है कि वे दुश्मन के शिविर में आच्छादन में घुस गए और कई सैनिकों को मार डाला, इससे पहले कि वे खुद मर गए। अंग्रेजों ने 1856 तक विद्रोह को भारी हाथों से दबा दिया, गांवों को जला दिया या हाथियों की मदद से उन्हें नष्ट कर दिया और हजारों संथालों को मार डाला। सिद्धू और कान्हू मारे गए।
1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद भागलपुर और बीरभूम जिलों को मिलाकर संथाल परगना बनाया गया था। परगने के भीतर विशेष कानून होने चाहिए थे। खोंड विद्रोह 1837-56 1837 से 1856 तक ओडिशा से श्रीकाकुलम और विशाखापत्तनम जिलों तक फैले पहाड़ी इलाकों के खोंड। आंध्र प्रदेश ने कंपनी शासन के खिलाफ विद्रोह किया। चक्र बिसोई, एक युवा राजा, ने खोंडों का नेतृत्व किया, जो घूमसर, कालाहांडी और अन्य आदिवासियों द्वारा मानव बलि के दमन, नए करों और अपने क्षेत्रों में जमींदारों के प्रवेश का विरोध करने के लिए शामिल हुए थे। चक्र बिसोई के लापता होने के साथ ही विद्रोह समाप्त हो गया। ये बाद में 1914 में उड़ीसा क्षेत्र में खोंड विद्रोह इस उम्मीद से शुरू हुआ कि विदेशी शासन समाप्त हो जाएगा और वे एक स्वायत्त सरकार हासिल कर सकते हैं। कोया विद्रोह। पूर्वी गोदावरी ट्रैक, आधुनिक आंध्र के कोया, खोंडा सारा प्रमुखों द्वारा शामिल हुए। 1803, 1840, 1845, 1858, 1861 और 1862 में विद्रोह किया। वे एक बार फिर 1879-80 में टोमा सोरा के नेतृत्व में उठे। उनकी शिकायतें पुलिस और साहूकारों द्वारा उत्पीड़न, नए नियम और वन क्षेत्रों पर उनके प्रथागत अधिकारों से वंचित करने की थी। टोमा सोरा की मृत्यु के बाद राजा अनंतयार द्वारा 1886 में एक और विद्रोह का आयोजन किया गया था। भील विद्रोह। पश्चिमी घाट में रहने वाले भीलों ने उत्तर और दक्कन के बीच के पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित किया। उन्होंने 1817-19 में कंपनी शासन के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि उन्हें अकाल, आर्थिक संकट और कुशासन का सामना करना पड़ा था। अंग्रेजों ने विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए बल और सुलह दोनों प्रयासों का इस्तेमाल किया। हालांकि भीलों ने 1825, 1831 और 1846 में फिर से विद्रोह किया। बाद में एक सुधारक, गोविंद गुरु, ने दक्षिण राजस्थान, बांसवाड़ा, सुंथ राज्यों के भीलों को 1913 तक भील राज के लिए लड़ने के लिए खुद को संगठित करने में मदद की। कोली राइजिंग। भीलों के पड़ोस में रहने वाले कोली 1829, 1839 में और फिर 1844-48 के दौरान कंपनी के शासन के खिलाफ विद्रोह में उठे। उन्होंने कंपनी के शासन को लागू करने का विरोध किया, जिससे उनके लिए बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और उनके किलों को खत्म कर दिया गया। रामोसी राइजिंग। रामोसिस, पश्चिमी घाट की पहाड़ी जनजातियां, ब्रिटिश शासन और प्रशासन के ब्रिटिश पैटर्न से मेल नहीं खाती थीं। उन्होंने विलय की नीति का विरोध किया। बाद जनजातीय आंदोलन, अवधि, क्षेत्र, कारण एक नजर में। 1. पहरियाओं का मार्शल पहरियाओं द्वारा विद्रोह 1778। राजमहल हिल्स, अपनी भूमि पर ब्रिटिश विस्तार के खिलाफ। 2. चुवार आदिवासियों द्वारा चुआ विद्रोह 1776। अंग्रेजों द्वारा मांगों में वृद्धि और आर्थिक तंगी के खिलाफ। 3. बुद्ध भगत के नेतृत्व में छोटा नागपुर के कोलों द्वारा कोल विद्रोह 1831। अपनी भूमि पर ब्रिटिश शासन के विस्तार और अपनी भूमि को बाहरी लोगों को हस्तांतरित करने के खिलाफ विद्रोह दबा दिया गया। 4. खो और मुंडा विद्रोह। राजा परहत 1827, सिंहभूम और छोटा नागपुर के नेतृत्व में हो आदिवासियों द्वारा सिंहभूम पर अंग्रेजों के कब्जे के खिलाफ। हो आदिवासियों और मुंडाओं द्वारा 1831 नई शुरू की गई कृषि राजस्व नीति के खिलाफ। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं द्वारा 1899-1900 दक्षिण के रांची, बिरसा को पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। बिरसा मुंडा द्वारा समर्थित उलेगोलान विद्रोह 1860-1920 साहूकारों और वन ठेकेदारों द्वारा सामंती, जमींदारी कार्यकाल और शोषण की शुरुआत के खिलाफ। 5.
सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथालों द्वारा संथाल विद्रोह 1855-56। बिहार, जमींदारों और साहूकारों की प्रथाओं के खिलाफ विद्रोह बाद में ब्रिटिश विरोधी हो गया और उसे दबा दिया गया। 6। चक्र बिस्त्रोई के नेतृत्व में कोंड विद्रोह 1837-56 और बाद में 1914 तमिलनाडु से बंगाल तक फैले पहाड़ी क्षेत्र उड़ीसा में 1914 में आदिवासी रीति रिवाजों और थोपने में हस्तक्षेप के खिलाफ नए करों का 7। नायकड़ा आंदोलन 1860 मध्य प्रदेश और गुजरात ब्रिटिश और जाति हिंदुओं के खिलाफ। 8। खरवारों द्वारा खरवार विद्रोह 1870 बिहार राजस्व निपटान गतिविधियों के खिलाफ। 9। खोंडा डोरास द्वारा खोंडा डोरा अभियान कोर्रा माल्या के नेतृत्व में 1900 विशाखापत्तनम में डाबर क्षेत्र। 10। भील विद्रोह 1817-19 और 1913 पश्चिमी घाट का क्षेत्र कंपनी नियम के खिलाफ 1817-19 में और भील राज बनाने के लिए। 11। भूया जुआंग और काल द्वारा भूया और जुआंग विद्रोह प्रथम विद्रोह का नेतृत्व रत्ना नायक ने किया था। दूसरे विद्रोह का नेतृत्व धरणीधर नायक 1867-68 1891-93 खोंझर उड़ीसा ने किया था। 1867 में अपने राजा की मृत्यु के बाद सिंहासन पर एक ब्रिटिश संरक्षक की स्थापना के खिलाफ। 12। कोया और खोंडा सारा प्रमुखों द्वारा कोया विद्रोह 1879-80 में टोमा सोरा के नेतृत्व में 1886 में राजा अनंतयार के नेतृत्व में पूर्वी गोदावरी क्षेत्र आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा उत्पीड़न साहूकारों के नए नियमों और वन क्षेत्रों पर उनके अधिकारों से वंचित करने के खिलाफ। 13। बुकोल 1910 जगदलपुर नए सामंती और तेलेवी के खिलाफ। 14। जात्रा भगत बलराम भगत के नेतृत्व में मुंडा और उरांव के बीच ताना भगत आंदोलन जिन्होंने प्रचार किया कि भगवान का आदिवासियों को मुक्त कराने के लिए परोपकारी प्रतिनिधि आएंगे। 1914-15 छोटा नागपुर बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के खिलाफ संस्कृतिकरण आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। 15। कोयों के अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में रंपा विद्रोह 1916। 1922-24 आंध्र प्रदेश में रंपा क्षेत्र अंग्रेजों के खिलाफ। दखल अंदाजी 1924 में राजू पर कब्जा और निष्पादन। 16। छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा झारखंड विद्रोह 1920 के बाद बिहार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों आदिवासी महासभा का गठन 1937 में किया गया था, जिसे 1949 में क्षेत्रीय झारखंड पार्टी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 17। वन सत्याग्रह एक चंचू आदिवासियों द्वारा 1920 आंध्र में गुंटूर जिला। बी पलामू के कारवारों द्वारा 1930 बिहार जंगलों पर अंग्रेजों के बढ़ते नियंत्रण के खिलाफ। 18। गोंड विद्रोह 1940 का दशक गोंडी के विश्वासियों को एक साथ लाने के लिए। धर्म अंग्रेजों द्वारा मराठा क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद मराठा प्रशासन द्वारा नियोजित रामोसिस ने अपनी आजीविका के साधन खो दिए। वे 1822 में चित्तूर सिंह के अधीन उठे और सतारा के आसपास के देश को लूट लिया। पुनः 1825-26 में पूना के उमाजी नाइक और उनके समर्थक बापू त्र्यंबकजी सावंत के अधीन विस्फोट हुए और 1829 तक अशांति जारी रही। 1839 में सतारा के राजा प्रताप सिंह के बयान और निर्वासन पर फिर से अशांति हुई और 1840 में गड़बड़ी हुई। -41 भी अंत में एक बेहतर ब्रिटिश सेना ने क्षेत्र में व्यवस्था बहाल कर दी। आमतौर पर अंग्रेजों ने रामोसिस के प्रति शांतिवादी नीति का पालन किया और उनमें से कुछ को पहाड़ी पुलिस में भर्ती भी किया।
उत्तर पूर्व के जनजातीय आंदोलन। उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र के कुछ प्रसिद्ध जनजातीय आंदोलनों का विवरण नीचे दिया गया है। खासी विद्रोह। गारो और जयंतिया पहाड़ियों के बीच पहाड़ी क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रह्मपुत्र घाटी को सिलहट से जोड़ने वाली सड़क बनाना चाहती थी। इसके लिए बड़ी संख्या में बाहरी लोग, जिनमें अंग्रेज, बंगाली और उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय आंदोलन। वर्ष, क्षेत्र, प्रमुख कारण। 1857 से पहले के आंदोलन। 1. अहोम विद्रोह 1828-33। असम, बर्मी युद्ध के बाद कंपनी के वादों को पूरा न करने के खिलाफ राज्य को विभाजित करके कंपनी द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया था। 2. खासी विद्रोह 1830 का दशक। जयंतिया और गारो के बीच का पहाड़ी क्षेत्र। हिल्स, नंकलो शासक तीरथ सिंह के नेतृत्व में के खिलाफ पहाड़ी क्षेत्र पर कब्जा। 3. सिंहफूस का विद्रोह 1830 का दशक। असम, 1839 में सिंहफूस द्वारा असम के ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट की हत्या का नेतृत्व किया, अंततः दबा दिया गया। 1857 के बाद के आंदोलन। 1. कुक का रिवॉल्ट 1917-19। मणिपुर की ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान श्रमिकों की भर्ती। 2. त्रिपुरा में विद्रोह, हाउस टैक्स दरों में वृद्धि के खिलाफ और खिलाफ क्षेत्र में बाहरी लोगों की बसावट। 1. परीक्षित जमातिया 1863 के नेतृत्व में। बी. रत्नमणि के नेतृत्व में रियांग्स विद्रोह 1942-43। सी. भारती सिंह 1920 के दशक के नेतृत्व में। 3. जेलियांगसोंग आंदोलन 1920 का दशक। मणिपुर, जमी के नेतृत्व में। लियांगमेई और रोंगमेई जनजाति अंग्रेजों की नाकामी के खिलाफ 1917-19 में कुकी हिंसा के दौरान उनकी रक्षा करें। 4. नागा आंदोलन 1905-31। मणिपुर, जादोनांग के नेतृत्व में विरुद्ध ब्रिटिश शासन और नागा राज की स्थापना के लिए। 5. थेरका पंथ 1930। मणिपुर, गैडनलियू के नेतृत्व में आंदोलन को दबा दिया गया था, लेकिन 1946 में काबुई नागा एसोसिएशन का गठन किया गया था। 6. अन्य छोटे आंदोलन 1860-62 में जयंतिया हिल्स के सिंटेंगर्स का विद्रोह थे। 1861 में फुलगुरी किसानों का विद्रोह। 1872-73 में सफला का विद्रोह। 1882 में कछार के कच्छ नागाओं का विद्रोह और 1904 में मणिपुर में एक महिला युद्ध। मैदानी इलाकों से मजदूरों को इन क्षेत्रों में लाया गया था। मैदानी इलाकों से अजनबियों को दूर भगाने के लिए खासी, गारो, खमती और सिंहफूस ने तीरथ सिंह के अधीन खुद को संगठित किया। विद्रोह क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक लोकप्रिय विद्रोह के रूप में विकसित हुआ। 1833 तक श्रेष्ठ अंग्रेजी सैन्य बल ने विद्रोह को दबा दिया था। सिंहफूस विद्रोह 1830 की शुरुआत में असम में सिंहफूस के विद्रोह को तुरंत दबा दिया गया था, लेकिन उन्होंने विद्रोहों को संगठित करना जारी रखा। 1839 में एक विद्रोह में ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट की मृत्यु देखी गई। 1843 में चीफ निरंग फिदू ने विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें ब्रिटिश गैरिसन पर हमला और कई सैनिकों की मौत शामिल थी। कुछ छोटे आंदोलन मिश्मी 1836 में के थे। 1839 और 1842 के बीच असम में खमटी विद्रोह और 1842 और 1844 में लुशाई विद्रोह, जब उन्होंने मणिपुर के गांवों पर हमला किया। सिपाही विद्रोह 1857 के महान विद्रोह से पहले देश के विभिन्न हिस्सों में कई छिटपुट सैन्य विद्रोह हुए। कारण, अंग्रेजों के खिलाफ सिपाहियों का असंतोष बढ़ रहा था। निम्नलिखित कारणों से नियम, आय, भुगतान और पदोन्नति में भेदभाव।
ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार। सरकार द्वारा विदेश सेवा का भुगतान करने से इनकार करना। दूरदराज के क्षेत्रों में लड़ते समय भत्ता। लॉर्ड कैनिंग के सामान्य सेवा सूचीकरण अधिनियम 1856 पर उच्च जाति के हिंदू सिपाहियों की धार्मिक आपत्तियां सभी रंगरूटों को भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह सेवा के लिए तैयार। इसके अलावा सिपाहियों ने सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सभी असंतोष और शिकायतों को साझा किया जिसने नागरिक आबादी को पीड़ित किया। वर्षों से उच्च जाति के सिपाहियों ने अपनी धार्मिक मान्यताओं को अपनी सेवा शर्तों के विपरीत पाया है। उदाहरण के लिए 1806 में पगड़ी के स्थान पर चमड़े के कोफ्ते ने वेल्लोर में विद्रोह का कारण बना। इसी तरह 1844 में दूर सिंध में भेजे जाने के लिए बंगाल सेना के सिपाहियों का एक विद्रोही प्रकोप हुआ और 1824 में बैरकपुर में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया जब उन्हें बर्मा जाने के लिए कहा गया क्योंकि समुद्र पार करने का मतलब नुकसान होगा जाति का। महत्वपूर्ण विद्रोह 1857 की अवधि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह निम्नलिखित हैं। 1764 पूर्व में बंगाल में सिपाहियों का विद्रोह। 1806 का वेल्लोर विद्रोह जब सिपाहियों ने अपनी सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप का विरोध किया और मैसूर के शासक का झंडा फहराते हुए विद्रोह का झंडा फहराया। 1824 में 47वीं नेटिव इन्फेंट्री यूनिट के सिपाहियों का विद्रोह। असम में ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह। में 1825 1838 में शोलापुर में एक भारतीय रेजिमेंट का विद्रोह। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री एन आई 22वें एनआई 66वें एनआई और 37वें एनआई के विद्रोह क्रमशः 1844, 1849, 1850 और 1852 में। हालांकि ये सभी विद्रोह अपने से आगे नहीं फैले। इलाके और ब्रिटिश भारतीयों द्वारा बेरहमी से कुचल दिए गए थे। सरकार अक्सर भयानक हिंसा करती है, निष्पादित करती है। नेताओं और रेजिमेंटों को भंग करना। लेकिन इनकी विरासत बाद में विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। लोगों की कमजोरियां, बगावत। इन विद्रोहों ने बड़ी संख्या में प्रतिभागियों को आकर्षित किया, लेकिन वास्तव में स्थानीयकृत थे और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर घटित हुए थे। वे ज्यादातर स्थानीय शिकायतों से उत्पन्न हुए। नेतृत्व चरित्र में अर्ध सामंती, पिछड़ा दिखने वाला दृष्टिकोण में पारंपरिक था और उनके प्रतिरोध ने मौजूदा सामाजिक सेटअप के विकल्प की पेशकश नहीं की। यदि इनमें से कई विद्रोह विदेशी शासन को हटाने की इच्छा में एक दूसरे के समान लगते थे, तो यह किसी राष्ट्रीय आवेग या सामान्य प्रयास के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि वे उन परिस्थितियों का विरोध कर रहे थे जो उनके लिए सामान्य थी। ये विद्रोह सदियों पुराने रूप में थे और वैचारिक सांस्कृतिक सामग्री। जो लोग इतने असहयोगी या अड़ियल नहीं थे, उन्हें अधिकारियों द्वारा रियायतों के माध्यम से शांत किया गया। इन विद्रोहों में सेनानियों द्वारा इस्तेमाल किए गए तरीके और हथियारों और रणनीति के साथ साथ धोखे और उनके विरोधियों द्वारा नियोजित धोखाधड़ी की तुलना में व्यवहारिक रूप से अप्रचलित थे। सारांश: लोगों के प्रतिरोध के लिए जिम्मेदार कारक: औपनिवेशिक भूमि राजस्व बस्तियां, नए करों का भारी बोझ और किसानों को उनकी भूमि से बेदखल करना, मध्यस्थ राजस्व संग्राहकों, काश्तकारों और की वृद्धि। साहूकार जनजातीय भूमि पर राजस्व प्रशासन का विस्तार, स्वदेशी उद्योग का विनाश और अंग्रेजों का प्रचार। विनिर्मित के माल, पुरोहित और विद्वान वर्गों को संरक्षण की समाप्ति। ब्रिटिश शासन का विदेशी चरित्र, लोगों के विद्रोह के रूप, नागरिक विद्रोह, किसान आंदोलन, जनजातीय विद्रोह, सैन्य विद्रोह, 1857 से पहले के नागरिक विद्रोह, सन्यासी विद्रोह 1763-1800,
बिहार और बंगाल, मंजू शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरी कुछ महत्वपूर्ण नेता थे। मिदनापुर और धालभूम में विद्रोह 1766-67, बंगाल, दामोदर सिंह, जगन्नाथ हाल आदि। मोआमरिया का विद्रोह 1769-99, असम और वर्तमान बांग्लादेश के कुछ हिस्सों, कृष्ण नारायण महत्वपूर्ण नेता थे। गोरखपुर, बस्ती और बहराइच 1781, उत्तर प्रदेश में नागरिक विद्रोह। विजयनगरम, उत्तरी सरकार के राजा का विद्रोह, विजीराम। विषय: रोस चिन्ना विजयारामाराजू को बेदनोर 1797-1800, कर्नाटक में उनके विद्रोह द्वारा समर्थित किया गया था। धुंडिया वाघ। केरल का विद्रोह वर्मा पजहस्सी राजा 1797-1805, केरल। केरला वर्मा। सिविल रिबेलियन ऑफ अवध 1799, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, वजीर अली खान, विजेर अली। गंजम और गुमसूर में विद्रोह 1800, 1935-37, पूर्वी। अरीसा, स्ट्राइकर भांज, धनंजय भांज एंड दौरा बिसई। अपराइजिंग्स इन पलामाओ 1800-02, छोटा नागपुर ऑफ झारखंड, भूखान सिंह was the leader of the revolt. Poligaz's revolt 1795-1805, Tinnevelly. रामनाथपुरम, तमिलनाडु के शिवगिरी, मदुरै और उत्तरी आरकोट, कट्टाबोम्मन। नायकन एक महत्वपूर्ण नेता थे। दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह 1808-09, त्रावणकोर, राज्य के दीवान वेलुथम्पी के नेतृत्व में। Disturbances in Bundelkhand 1808-12, regions of Bundelkhand in present Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, Lakshman Dawa, the किलादर of अजेगा फोर्ट, दरिया सिंह थे। कल्चर के किलादार और सैन्य साहसी गोपाल सिंह महत्वपूर्ण विद्रोही थे। पालाकिमेडी प्रकोप 1813-34, उड़ीसा, नारायण देव और गजपति जियो। कच्छ रिबेलियन 1819, गुजरात, राव भारमा। ट्राइजिंग एट बरेली 1816, उत्तर प्रदेश, मुफ्ती मोहम्मद अलवाज, a religious leader, a resistance against municipal tax। एक धार्मिक जिहाद में बदल गया। हाथरस में उथल पुथल 1817, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और आगरा, दयाराम और भगवंत सिंह महत्वपूर्ण विद्रोही थे। पैकर रिबेलियन 1817, अरीसा, बख्शी जगबंधु विद्याधर, मुकुंद देव और दीनबंधु संत महत्वपूर्ण थे। नेताओं: वाघेरा राइजिंग 1818-20, बड़ौदा रीजन ऑफ गुजरात, led by Waghera chiefs of Okha Mandal। Ahom revolt 1828, Assam, led by Gomdhar Komwar and Maharaja Purandar Singh। नरेंद्र गदाधर सिंह और कुमार रूपचंद अन्य नेता थे। सूरत नमक आंदोलन 1844, गुजरात, यूरोपीय लोगों पर हमले। सूरत के स्थानीय लोगों द्वारा नमक शुल्क में वृद्धि के मुद्दे पर गडकरी विद्रोह 1844, महाराष्ट्र का कोल्हापुर, गडकरी अति वंशानुगत सैन्य वर्ग, बेरोजगारी और कृषि संबंधी शिकायतों के मद्देनजर विद्रोह किया। सावंतवाड़ी का विद्रोह 1844-59, उत्तरी कोंकण तट, फोंड सावंत, सुबाना निकम, दाजी लक्ष्मण और हर सावंतो। डिंगनेकर महत्वपूर्ण विद्रोही थे। वहाबी आंदोलन 1830-61, बिहार, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पंजाब आदि, एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन। रायबरेली के सैयद अहमद ने शुरू किया था। कूका आंदोलन 1840-72, पंजाब, भगत जवाहर मल द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक आंदोलन राजनीतिक रूप से बदल गया। जाने माने नेता रारन सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया। किसान आंदोलन, नारकेलबेरिया विद्रोह 1831-24, परगना, बंगाल, टीटू मिरो।
पश्चिम बंगाल में मुस्लिम किराएदारों को हिंदू जमींदारों के खिलाफ प्रेरित किया। पागलपंथी 1825-35 मैमनसिंह जिला, बंगाल, कर्मी शाह और उसका पुत्र टीपू जमींदारों के विरुद्ध उठ खड़े हुए। फराजी विद्रोह 1838-57 पूर्वी बंगाल में फरीदपुर, शरीयत एक अल्लाह, दादू मियाँ के बेटे, धर्म के संस्थापक थे। संप्रदाय फराजी। मोपला विद्रोह 1836-1854 केरल का मालाबार क्षेत्र, राजस्व मांग में वृद्धि और क्षेत्र के आकार में कमी के खिलाफ। आदिवासी विद्रोह पहाड़िया विद्रोह 1778, राजमहल हिल्स शुवार विद्रोह 1766 से 1772, 1795-1816 मिदनापुर जिला। of Bengal, important leaders Shamgunjan, Durjan Singh and Madhab Singh. Coal Mutiny 1831, Ranchi, Singhbhum, Hazaribagh, Palamau and Manbhum, Budo Bhagat was an important leader. Ho and Munda uprisings 1820-22, 1831-37, 1899-1900. Chota Nagpur region, Birsa Munda in 1899-1900 led the rebellion. Santhal rebellion 1855-56, Rajmahal Hill, Bihar, Sidhuan. कान्हू महत्वपूर्ण नेता थे। खोंड विद्रोह 1837-1856 तमिलनाडु से बंगाल तक फैले पहाड़ी इलाके। चक्र बिसोई एक महत्वपूर्ण नेता। कोया विद्रोह 1803, 1840-62, 1879-80 पूर्वी गोदावरी। आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, टोमासोरा और राजा अनंतयार महत्वपूर्ण नेता थे। भील विद्रोह 1817-19, 1913, खानदेश, धार, मालवा, पश्चिमी घाट और दक्षिणी राजस्थान। कोली राइजिंग 1829, 1839 और 1844-48 पश्चिमी घाट। रामोसी राइजिंग 1822-29, 1839-41 पश्चिमी घाट, चित्तूर। सिंह एक महत्वपूर्ण विद्रोही नेता थे। खासी विद्रोह 1829-33, गारो और जयंतिया पहाड़ियों के बीच का पहाड़ी क्षेत्र, सिलहट, खासी, गारो, खमती और सिंहफोस। तीरथ सिंह के नेतृत्व में खुद को संगठित किया। सिंहफोस का विद्रोह 1830-31, 1843, असम बर्मा सीमा। 1843 में निरांग फिदू ने विद्रोह का नेतृत्व किया। सिपाही विद्रोह, वेलोर विद्रोह 1806, 47वीं नेटिव इन्फेंट्री यूनिट का विद्रोह 1824, ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह 1825, असम। शोलापुर में विद्रोह 1833, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह 1844, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह 1849, 86वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह 1850।